Hello, Coding Stars. In this class, we will discuss data types. So, data type is nothing but a type of data. तो जब भी हमें कोई भी डेटा स्टोर करवाना होता है और डेटा कहाँ स्टोर होता है रैम के अंदर में, तो हमें सबसे पहले कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। तो डेटा क्या होता है, जैसे कि हमारा नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, वो सारी चीजें। तो हर एक एंटिटी का अपना कोई ना कोई डेटा होता है। एंटिटी क्या, हर एक लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग, हर एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग का अपना एक डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग। हमारा डेटा है, हमारा नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब हमारा डेटा है। जैसे हम नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल लें, हमारा मोबाइल फोन, उसका अपना डेटा है कि वो कौन सी कंपनी का है, वो कितने जीबी का है, वो सारा उसका डेटा हो गया। तो हर एक चीज, हर एक एंटिटी का अपना कोई ना कोई डेटा होता है। ठीक है। अब अगर हम डेटा के टाइप की बात करें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप की एंटिटी है और इसका डेटा क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी दैट इज 102। और ये किस टाइप का डेटा है, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, राइट, एक नंबर है। दिस इज इंटीजर टाइप डेटा। स्टूडेंट नेम शायद, तो जो स्टूडेंट जो नेम है, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। एंड प्रोग्रामिंग में हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जब एक साथ लिख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको मैंने डबल कोट में एंक्लोज करके लिखा हुआ है। स्ट्रिंग्स को हमेशा हम डबल कोट में एंक्लोज करके ही लिखेंगे। नेक्स्ट, रोल नंबर। रोल नंबर एक डिजिट है और दिस इज इंटीजर टाइप। अब मुझे बताओ, क्या कभी भी हमने अपने क्लासरूम के अंदर में अपनी लाइफ में कभी भी देखा है कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ इस तरीके से 5.2 या फिर 5 ABC? इंटीजर टाइप, इंटीजर जो है, सॉरी, जो रोल नंबर है, वो एक ऐसा डेटा है जो हमेशा एक इंटीजर टाइप ही होता है, राइट। वो ना तो कुछ अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ना ही वो कोई पॉइंटिंग वैल्यू हो सकता है। आईडी की भी बात करें तो कहीं पे भी चले जाएं, स्टूडेंट आईडी, कस्टमर आईडी, आपका ऑफिस में कोई आईडी है, कोई आईडी, हमेशा ही उसका टाइप इंटीजर ही मिलेगा। कभी भी जो स्टूडेंट आईडी है, जहाँ पे भी आईडी आ जाए, वो इंटीजर ही होगा। क्यों होगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो आईडी है वो हमने लिखा हुआ 115 बी डी सी, ऐसा कुछ अल्फा न्यूमेरिक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कहीं पे भी चेक कर लेना, कभी भी नहीं हो सकता। या फिर कोई पॉइंटिंग वैल्यू हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर कोई स्ट्रिंग हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। नेम की बात करें तो वो हमेशा ही एक स्ट्रिंग टाइप होगा। अभी इसका नाम देखा है, रायत 123, हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। या 5.2 इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेक्शन की बात करें तो जैसे हमारे क्लासरूम में आपने जो स्कूल टाइम में हमने देखा होगा कि हमारे क्लास में सेक्शंस होते थे। ठीक है, ये ए सेक्शन का स्टूडेंट है, ये 9th क्लास में बी सेक्शन का स्टूडेंट है, इस तरीके से। तो सेक्शन किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का डेटा है। नाउ परसेंटेज, परसेंटेज हमेशा ही एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? फ्लोटिंग पॉइंट, या फिर इसको हम कह देते हैं कि डबल टाइप का डेटा है। तो परसेंटेज जो है वो कभी भी एक बिना पॉइंट वाला वैल्यू नहीं हो सकता। हम सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते कि किसी का परसेंटेज 78 है, चाहे वो हमारे मार्क्स की बात हो रही है या फिर हमने किसी अदर चीज का परसेंटेज हमने निकाला हो, वो हमेशा ही एक पॉइंटिंग वैल्यू होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो, इस स्टूडेंट का जो डेटा है वो अलग अलग टाइप का है। कहीं पे वो सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, ठीक है, कोई नंबर है, या फिर कभी वो एक पॉइंटिंग वैल्यू है, कभी वो सिंगल कैरेक्टर है, कभी वो मल्टीपल कैरेक्टर है। तो इसका जो डेटा है वो चेंज होता जा रहा है, और डेटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसका जो डेटा का टाइप है वो भी चेंज होता जा रहा है। या फिर हम बात कर लेते हैं कि यही सेम स्टूडेंट कहीं पे शॉपिंग के लिए गया किसी शॉपिंग मॉल में, वहाँ ये क्या है, एक कस्टमर है। वहाँ ये क्या है, एक कस्टमर। वहाँ इसका डेटा क्या क्या हो सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, और आईडी हमेशा ही किस फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है, बिना पॉइंट वाला वैल्यू। या फिर इसका डेटा हो सकता है कि कस्टमर नेम, तो नेम इसका वही रायत, और रायत क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप डेटा होगा, एक स्ट्रिंग टाइप डेटा होगा। या फिर हो सकता है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, और नंबर ऑफ आइटम जो भी जितने नंबर ऑफ आइटम इसने खरीदे, सपोज 5 आइटम्स इसने खरीदे, तो ये किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का। क्या कभी हम नंबर, जो जितने भी सामान हम खरीद के लाए, वो कभी ऐसा हो सकता है कि 5.2 सामान हम लेके आए, 5.2 आइटम्स हम खरीद के लेके आए हैं? कभी भी नहीं होता, राइट।
नेक्स्ट, या फिर प्राइस हो सकता है। अब जो प्राइस है वो पॉइंटिंग वैल्यू हो सकता है कि इसका जो प्राइस है 1700 हो गया, 0.00 इस तरीके से। तो जो प्राइस जब भी हम यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ही रखते हैं, कि डबल टाइप डेटा। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि हर एक एंटिटी का जो डेटा है वो हर बार चेंज होता जा रहा है। कभी वो सिंगल कैरेक्टर है, कभी वो मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर है, कभी वो सिर्फ एक स्ट्रिंग है। इस तरीके से बार बार जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। इसी अकॉर्डिंग हमने जो डेटा का टाइप है वो हमने चेंज कर दिया और हमने बना दिए डेटा टाइप्स। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी होती है कि जब हम इनको रैम में स्टोर करवाएंगे तो हर एक जो टाइप का डेटा है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसको स्टोर करवाने के लिए रैम के अंदर में 4 बाइट्स जो है वो इनफ होते हैं। रैम के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो रैम के अंदर में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और हर एक सेल जो है, अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो ये होता है 1 बाइट का। इसका जो साइज है वो कितना होता है, 1 बाइट। और हर एक जो सेल है वो इंटरनली 8 बिट्स में डिवाइडेड होता है, 8 बिट्स। तो ये हमें ऑलरेडी पता होगा, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। हर एक जो सिंगल सेल है उसका क्या साइज होता है, सिंगल बाइट होता है। तो अगर मुझे कोई भी इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करवाना है रैम के अंदर में, तो इसके लिए हमें कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आगे बहुत हमें काम आएगी, हर एक जो सेल है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हमारे घरों के यूनिक एड्रेस होते हैं, हमारी कॉलोनी है, हर एक जो हाउस है उस कॉलोनी के अंदर में उन सबका अपना यूनिक हाउस नंबर होता है। सेम एज यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो मिलियंस ऑफ एड्रेसेस भी हैं हमारे पास। हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। अगर इसका एड्रेस 100 है तो इसका एड्रेस 101 ही हो सकता है। सेम की रिक्वायरमेंट होती है, टोटल हमें 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से हमारे जो डेटा टाइप है उनको क्लासिफाई कर दिया उनकी साइज के अकॉर्डिंग, उनके रेंज के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ये डेटा टाइप्स ना बनाते और हम सिर्फ ये कहते कि मैक्सिमम जो साइज है किसी भी डेटा की वो 8 बाइट हो सकती है, तो आपको किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करवाना हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, डजंट मैटर, हम आपको एक स्पेस अलोकेट करवा के दे देंगे रैम के अंदर में। कितने बाइट्स का, 8 बाइट्स का। अब 8 बाइट ऑक्यूपाई करवा के दे दिया, हमें स्टोर करवाना है ये कैरेक्टर, जिसके लिए 1 बाइट इनफ है, हमने यहाँ स्टोर करवा लिया एक कैरेक्टर। बच्चे जो 7 बाइट्स हैं वो तो हमारे लिए वेस्ट हो गए, राइट। 7 बाइट्स को तो हमने वेस्ट कर दिया। तो ये हम मेमोरी को वेस्ट ना करें, हम मेमोरी को बचा सकें, इसके लिए हमने डेटा टाइप्स बना दिए उनके साइज के अकॉर्डिंग, कि जितने साइज ऑफ मेमोरी, जितना अमाउंट ऑफ मेमोरी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही अमाउंट ऑफ मेमोरी हम जो है रैम के अंदर में अलोकेट करें, उतना ही अमाउंट ऑफ मेमोरी हम यूज करें, मेमोरी को वेस्ट हम ना करें। ठीक है, तो ये रीजन था डेटा टाइप्स बनाने का। अब हम बात कर लेते हैं कितने डेटा टाइप्स हमारे पास हैं। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे होते हैं तो डेटा टाइप जो है किसी भी वैल्यू के बारे में 3 चीजें बता रहा होता है। सबसे पहले उसका टाइप, कि उस वैल्यू का टाइप क्या है, वो कोई इंटीजर टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, डबल टाइप है, किस टाइप का वैल्यू है। दूसरा वो बता रहा होता है कि उसका साइज क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 17 है, ये एक इंटीजर टाइप डेटा है। अब दूसरा ये बताएगा कि इसका साइज, कि इसको मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो होगी 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट। फिर ये बता रहा होता है रेंज, कि किसी भी डेटा के अंदर में, डेटा टाइप के अंदर में हम किस रेंज तक की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आप 0 से 255 तक की रेंज जो वैल्यूज हैं वो आप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से रेंज हो जाता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हर एक डेटा टाइप का डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है। इंटीजर को स्टोर कराने के लिए 4 बाइट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर कोई पॉइंटिंग वैल्यू है जैसे कि 19.80, ये एक डबल टाइप डेटा है, इसको स्टोर करवाने के लिए हमें 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वहीं हमारे पास कोई सिंगल कैरेक्टर है, इसके लिए हमें 1 बाइट इनफ होता है। तो हर एक डेटा टाइप का डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है कि वो रैम के अंदर में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अब
हर एक डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हो गया त्रिशूल और दूसरा स्ट्रिंग हो गया गवालिया। दोनों स्ट्रिंग्स हैं, इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड हम नहीं कर सकते। दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने का कोई सेंस नहीं होता है, राइट। तो दो स्ट्रिंग्स को हम कभी भी ऐड नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है डेटा टाइप, दो कैरेक्टर्स हो गए, दो कैरेक्टर्स को भी हम ऐड करने का कोई सेंस नहीं होता है यहाँ, बट सी लैंग्वेज में हम ऐसा कर सकते हैं। वो हम देखेंगे आगे जब पढ़ रहे होंगे किस तरीके से क्या इसका रिजल्ट आएगा। ओके, दूसरी बात हम करते हैं, और इसको एक बार और हम डिस्कस करेंगे जब हम इंटीजर एंड डबल की बात कर रहे होंगे। आगे जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे इसी सेम चीज को हम वापस से एक बार रिपीट कर रहे होंगे। डिफरेंट डेटा टाइप्स हैव डिफरेंट रेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग रेंज होता है। कोई 2 बाइट का है, अगर कोई भी डेटा टाइप, अगर कोई डेटा टाइप 4 बाइट का है, कोई 8 बाइट का है, तो उसके बाइट्स के अकॉर्डिंग उसका रेंज जो है वो भी अलग अलग होगा, जो कि हम अभी आगे बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेटा टाइप्स हैं उनको मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। 3 पार्ट्स में हमने डेटा टाइप्स को डिवाइड किया है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में हमें ऑलरेडी बना के प्रोवाइड करती है कि आप लोग सभी को यूज करो और अपना डेटा स्टोर करवाओ। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो डेटा टाइप जो कि यूजर खुद डिफाइन करने वाला है, जो कि हम खुद बनाने वाले हैं। ओके, तो वो हो जाएंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। नेक्स्ट, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, वो डेटा टाइप्स जो कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करके बनाएंगे, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, ये सभी। तो अभी के लिए हम फोकस करेंगे ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। ये डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, तब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में वो सभी डेटा टाइप जो कि हम अपना डेटा स्टोर करवाने के लिए यूज करेंगे, जो कि सी लैंग्वेज ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट वन इज कैरेक्टर। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनमें से फर्स्ट है, हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की। जब भी हमें कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना होगा रैम के अंदर में, और सिंगल कोट में ही एनक्लोज करके हम किसी भी कैरेक्टर को लिख रहे होंगे, अगर हमने डायरेक्ट लिखा ए, it will not consider as a character, it will consider as an identifier. तो अगर हमें इसको कैरेक्टर बनाना है, in that case we will enclose this character into single quote। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका जो है दूर हो जाए। इसको हम रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है और इसका टाइप हम कैरेक्टर कर देते हैं और इसका नाम हम जो है ch कर देते हैं, और इसको हमने असाइन किया एक ए कैरेक्टर। अभी के लिए वेरिएबल पे फोकस मत करना, वेरिएबल पे इतना ध्यान मत देना। सिंपली ये जो ए है मैं इसको कैरेक्टर असाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हम ch में असाइन कर रहे हैं। तो एरर जनरेट हो रहा है, क्या समझ रहे हैं कंपाइलर इसको? आइडेंटिफायर, और कह रहा है कि आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड। अगर इसको कैरेक्टर बनाना है तो हम इसको सिंगल कोट में एनक्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं कैरेक्टर डेटा को, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर है, इसको रैम में स्टोर करवाने के लिए हमें कितने बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 1 बाइट। रेंज हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, और इसके लिए हम एक कैर कीवर्ड को यूज करते हैं। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कीवर्ड्स, इसमें हमने 32 कीवर्ड्स को डिस्कस किया था कि 32 कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं, जिनमें से एक कीवर्ड है कैरेक्टर, और CHAR, इसको हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं। चारों ही जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, कैपिटल नहीं है एक भी। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि रैम के अंदर में जो डेटा हम स्टोर करवाते हैं वो हम 0-1 की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, राइट। जो हर एक सेल है, हर एक सेल का साइज 8 बिट्स होता है, तो 8 बिट्स में हम इस तरीके से डेटा को ब्रेक करके 0-1 की फॉर्म में हम उसको स्टोर करवा रहे होते हैं। तो नंबर्स को, अगर हमें कोई भी नंबर हमारे पास है, जैसे कि 17 है नंबर है, इसको हमें 0-1 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं नंबर सिस्टम, जो कि कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इस तरीके से
जो 8 बिट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ हम नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम डबल करते हुए चलेंगे। 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, और अब यहाँ हमें इनसे बनाना है 17 नंबर। तो अगर हम 16 + 1 करेंगे तो 17 बन जाएगा। तो 16 इसको हमने 1 कर दिया और इसको भी हमने 1 कर दिया। बाकी जितने भी जो हमारे पास बची कॉलम्स उनको हम 0 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो 17 है उसको 0 की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये बन गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बट अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो जब हमें रैम में कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो इसको जब 0 1 में कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर कोड। क्या यूज करते हैं? कैरेक्टर कोड। और उस कैरेक्टर कोड के अंदर में हर एक जो कैरेक्टर है उसको कोई ना कोई डेसिमल नंबर अलोकेटेड होता है। जैसे कि जो स्मॉल ए होता है उसको अलोकेट हमने किया हुआ है 97 डेसिमल। अब ये जो 97 है, जिस तरीके से अभी हमने 17 को 0 1 में कन्वर्ट किया था, सेम एज जो 97 है उसको हम 0 1 में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग नंबर सिस्टम। तो हम जो कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं? यूजिंग ASCII कैरेक्टर कोड। तो जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ था, नई नई कंपनी अपने अपने कंप्यूटर्स बना रहे थे, तो अपने अपने कैरेक्टर कोड भी बना रहे थे। जैसे यहाँ कोई ए कंपनी का एक सिस्टम है, ये कोई किसी बी कंपनी का सिस्टम है, तो यहाँ पे इनका अलग कैरेक्टर कोड हुआ करता था, इनका अलग कैरेक्टर कोड है। हर कंपनी अपना अपना कैरेक्टर कोड बना रही है। तो जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अलग अलग कंपनी के दो सिस्टम अगर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे सपोज करो इसका जो कैरेक्टर कोड है वहां पे स्मॉल लेटर जो स्मॉल ए है उसको असाइन किया हुआ इन्होंने 97। जब ये 97 बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ अलग होगा यहाँ पे। और यहाँ सपोज इन्होंने असाइन किया हुआ है 15, तो जब 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे वो अलग होगा। तो दोनों का जो पैटर्न है वो अलग हो गया। वही सेम चीज कि हम अपने लैंग्वेज के अंदर में, हिंदी लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम अलग काम के लिए यूज कर रहे हो, और वहीं कोई दूसरी लैंग्वेज वाला बंदा आ जाए जो दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहा हो, वहाँ उन्होंने उस वर्ड को अलग ही मतलब दिया हुआ है, तो हम उसके साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमारे वर्ड्स उसके लिए अलग है और उसके वर्ड्स हमारे लिए अलग है। ठीक है, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि आज के बाद जितने भी जो कंपनीज हैं जो बन चुकी हैं, जो कंप्यूटर्स बना रही हैं, आगे जितनी भी कंपनीज बनेंगी वो सिर्फ एक ही यूनिवर्सल कैरेक्टर कोड को यूज करेंगी, दैट इज ASCII कैरेक्टर कोड, जिसके अंदर में हमने फिक्स कर दिया कि ये सभी कैरेक्टर्स हैं और इनको ये डेसिमल नंबर्स अलोकेटेड हैं। तो इस ASCII कैरेक्टर कोड के अंदर में जो कैपिटल A to Z जो लेटर्स हैं उनको असाइन किए हुए हैं नंबर्स 65 to 90, एंड जो स्मॉल A to Z है इनको असाइन किए हुए हैं 97 to 122, एंड जो 0 to 9 डिजिट्स है, अगर हम 9 को सिंगल कोट में एनक्लोज कर दें तो ये एक कैरेक्टर बन जाएगा जिसका डेसिमल नंबर होता है 57। 0 के लिए 48, 1 के लिए 49, 2 के लिए 50 एंड 9 के लिए 57। और सिमिलरली जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ की है हमारे कीबोर्ड पे, जितने भी सिंबल्स हैं उन सबको भी कोई ना कोई कैरेक्टर अलोकेट, जो डेसिमल नंबर है वो अलोकेटेड है ASCII टेबल के अंदर में। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ ये है हमारे पास ASCII टेबल, जिसके अंदर में अगर हम देखें तो ये रहा कैपिटल A जिसको असाइन किया हुआ है डेसिमल नंबर 65। यहाँ देखो 0 से लेके लास्ट 127 डिजिट्स तक कोई ना कोई इनको कैरेक्टर अलोकेटेड है। जैसे 65 को कैपिटल A, 66 को कैपिटल B, और जो कैपिटल Z है उसको 90 अलोकेटेड है। तो स्मॉल लेटर्स है 97 को स्मॉल a असाइन किया हुआ है, जो यहाँ पे 122 है इसको कैपिटल स्मॉल z असाइन किया हुआ है। 0 to 9 डिजिट्स हैं, अगर हम इनको कैरेक्टर बनाते हैं तो 0 अगर हम इसको कैरेक्टर बनाएंगे तो इसका जो डेसिमल है वो क्या होगा 48, और जैसे ही 9 को हमने कैरेक्टर बनाया इसका डेसिमल क्या रहेगा 57। जैसे हम अदर कीज की बात करें, जैसे हमारे पास स्पेस की है,
उसको कौन सा डेसिमल एलोकेटेड है 32। जैसे हम दिलीप की बात करें तो उसको कौन सा डेसिमल एलोकेटेड है 127। या फिर हम टैब की बात करें जो टैब की हमारे कीबोर्ड पे है उसको कौन सा कैरेक्टर एलोकेटेड कौन सा डेसिमल एलोकेटेड है 9। और जितने भी सिंबल्स हैं जैसे हैश हो गया डॉलर हो गया परसेंट हो गया ये सभी ऑपरेटर जितने भी सिंबल्स हमारे पास कीबोर्ड पे इनको भी कोई ना कोई डेसिमल एलोकेटेड है। तो जब इनको हम बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करके जब हम इनको स्टोर करवा रहे होंगे रैम के अंदर में तो इनको हम बाइनरी में चेंज करेंगे किसके थ्रू इनके डेसिमल के थ्रू। ओके तो ये था आज का एक कैरेक्टर कोड जिसको हम कैरेक्टर्स में यूज कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं और ये जो कैरेक्टर मैंने लिखा था तो यहाँ देखो ये शो भी कर रहा है कि इसका जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है 97 है। अब अगर मैंने जीरो लिखा जीरो को हमने कैरेक्टर बनाया तो ये शो कर रहा है कि इसका जो डेसिमल नंबर है दैट इज 48। हमने 9 लिखा जो हमने अभी अभी देखा कि 57 उसका डेसिमल नंबर होता है तो ये शो कर रहा है 57। हमने लिखा कैपिटल ए तो इसका डेसिमल ये शो कर रहा है 65। ठीक है तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को कोई ना कोई डेसिमल नंबर एलोकेटेड होता है। नेक्स्ट डेटा टाइप इज इंटीजर और इंटीजर हम यूज करते हैं बिना पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए और इसके लिए हमारे पास कीवर्ड है int और इसका जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट एंड ये कभी 2 4 एंड 8 तीनों हो सकता है और ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। तो जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज होता रहता है तो उसको हम फिक्स लेके नहीं चलेंगे कि उसका साइज 4 ही है। वो किसी कंपाइलर में 2 बाइट भी हो सकता है कहीं 4 बाइट हो सकता है कहीं 8 बाइट भी हो सकता है। अगर कहीं पे कंपाइलर आर्किटेक्चर 16 बिट है कहीं 16 बिट कंपाइलर है तो वहां पे इसका साइज होगा 2 बाइट। कहीं पे 34 बिट कंपाइलर है तो वहां इंटीजर का साइज होगा 4 बाइट और कहीं 64 बिट कंपाइलर है तो वहां इसका साइज होगा 8 बाइट। ठीक है या फिर 4 भी हो सकता है और या फिर कहीं पे हो सकता है 10 या 16 हो आज के कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि हमारे सिस्टम के अंदर में इंटीजर का क्या साइज है तो इसके लिए मैं एक प्रिंटफ फंक्शन यूज करती हूँ और अभी के लिए हम इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि हमारे पास रिजल्ट में क्या प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा साइज ऑफ इंट जो कि क्या करता है किसी भी डेटा टाइप का साइज बताता है। तो यहाँ मैंने लिखा साइज ऑफ इंट कि इंटीजर का क्या साइज है यहाँ पे तो ये इसको प्रिंट करवा देगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी 4। हमारे पास क्या साइज है इसका 4 साइज है। हम कैरेक्टर के साइज की बात करें तो यहाँ पे हम कैरेक्टर का साइज देख लेते हैं तो ये बता रहा है कैरेक्टर का साइज क्या है हमारे सिस्टम में 1 है। ठीक है इस तरीके से हर एक डेटा टाइप का अपना एक अलग अलग साइज होता है। तो इंटीजर को हम यूज करेंगे बिना पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। अब अगर हमें कोई पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करवाना है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसके लिए सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक डेटा टाइप का फ्लोट एक है डबल और एक और होता है हमारे पास लॉन्ग डबल। तो हमने 3 डेटा टाइप क्यों बनाए पॉइंटिंग वैल्यूज के लिए वही सेम रेंज के अकॉर्डिंग। अगर आपको कम रेंज चाहिए तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज कर लें। इसका साइज होता है 4 बाइट इसका साइज होता है डबल का 8 बाइट और इसका साइज होता है 10 बाइट। तो हमारे पास जो हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं अगर पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट्स को यूज करना है तो जो फ्लोट डेटा टाइप है वो इनफ है उसका रेंज इतना होता है कि वो उस वैल्यू को स्टोर करवा के रख सकता है। सेम एज अगर हम लॉन्ग डबल को यूज कर रहे होते हैं जिसका साइज है 10 बाइट तो यहाँ पे हम मेमोरी को जो है वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है तो मेमोरी को वेस्ट नहीं करना है हमें हमें जितनी बाइट्स की रिक्वायरमेंट है रैम के अंदर में वही हम यूज करेंगे उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास मेनली हम दो डेटा टाइप को लेके चलते हैं फ्लोट एंड डबल। फ्लोट का साइज है 4 बाइट डबल का साइज है 8 बाइट। तो फ्लोट हम यूज करते हैं जब हमें पॉइंट के बाद में 6 डिजिट को स्टोर करवाना पॉइंट के बाद 6 से ज्यादा डिजिट को स्टोर करवाना है इन दैट केस वी विल यूज डबल डेटा टाइप। फ्लोट सिंगल प्रिसीजन को यूज करता है यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट और डबल प्रिसीजन को डबल डेटा टाइप यूज करता है। नाउ जो अगर मैंने लिखा 16.8 तो ये किस टाइप का आप वैल्यू कहेंगे ये कोई फ्लोट टाइप का वैल्यू है या फिर डबल टाइप का वैल्यू है।
तो अगर हमने किसी भी वैल्यू का टाइप अभी तक डिफाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, एक डिजिट लिखा है, अब मैं पूछ रही हूँ कि ये किस टाइप का वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये एक पॉइंटिंग वैल्यू है, तो इसके दो डेटा टाइप है, वन इज फ्लोट एंड सेकंड इज डबल। तो दोनों में से बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होगा? इट विल बी डबल डेटा टाइप। तो जब भी हम कोई डिजिट लिख रहे होंगे कुछ इस तरीके से पॉइंटिंग वैल्यू, तो इसको हम हमेशा क्या कहेंगे, किस टाइप का वैल्यू है? डबल टाइप का है। क्यों? डबल ही जो डबल डेटा टाइप है वही बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो डेटा टाइप लार्जर साइज का होता है वही बाय डिफॉल्ट होता है। तो फ्लोट का साइज 4 होता है और डबल का साइज 8 होता है, तो दोनों में से लार्जर साइज किसका है? डबल का है। तो इस वजह से डबल डेटा टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कंसीडर होता है। सेम एज जो इंटीजर डेटा टाइप अभी हमने पढ़ा था, उसके भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है शॉर्ट डेटा टाइप, फिर आता है हमारे पास इंट, फिर आता है हमारे पास लॉन्ग इंट, और एक और डेटा टाइप आता है इसी का जो पार्ट है लॉन्ग लॉन्ग इंट। शॉर्ट का साइज 2 बाइट, इंटीजर का साइज 4 बाइट, लॉन्ग इंट का साइज 10 बाइट, इसका साइज 16 बाइट हो सकता है, और ये चारों ही कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेंगे। शॉर्ट मेनली 2 बाइट का ही मिलता है, ये तीनों वेरी कर सकते हैं, कहीं 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, इस तरीके से। तो अब देखो, अगर हमें सिर्फ 17 स्टोर करवाना है, इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसके लिए हमने 4 डेटा टाइप बनाए हैं। क्यों? वही सेम, अगर हमारे लिए 2 बाइट इनफ है किसी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, हम तो 16 बाइट को वेस्ट ना करें, ठीक है। और अगर जब ज्यादा ही लेंथ हमारे पास हो तो 16 बाइट यानी कि लॉन्ग लॉन्ग इन डेटा टाइप को हम यूज कर लेंगे। तो ये है रेंज, इनकी रेंज जो है वो क्लासिफाई करती है कि शॉर्ट की जो रेंज है वो 2 बाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम है। इंटीजर का साइज अगर कहीं 4 बाइट है तो उसकी रेंज और ज्यादा हो जाएगी, लॉन्ग इंट का साइज 10 बाइट है तो उसकी रेंज और ज्यादा हो जाएगी। तो जिस रेंज तक की वैल्यूज हमें स्टोर करवानी है उसी अकॉर्डिंग हम इनके डेटा टाइप्स जो है वो हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट डेटा टाइप इज वॉइड डेटा टाइप। वॉइड हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं जब हमें किसी डेटा टाइप को यूज नहीं करना, इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा टाइप। बट इसका याद रखेंगे, इसका साइज जो है वो 1 बाइट होता है। ऐसा नहीं कि जरूर करते हैं, हम पूछ लिया जाता है क्योंकि लगता है हमें कि वॉइड है किसी डेटा टाइप के लिए, हम क्यों कोई वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए तो यूज करते नहीं है, तो इसका साइज 0 होगा। 0 नहीं होता है, 1 होता है, 1 बाइट होता है। ओके, अगर हम प्रिंट करवा के देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने लिखा void, और अब void का जो साइज है वो प्रिंट होके आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, तो void का साइज क्या होता है? 1 बाइट। तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं कि सभी जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उनकी क्या क्या रेंजेस हैं। इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज साइन एंड सेकंड इज अनसाइन। यानी कि अगर हमने लिखा 17, इसके साथ कोई साइन हमने यूज नहीं किया तो ये एक अनसाइन टाइप का वैल्यू है। अगर हमने लिखा +17 या फिर -17 तो इनके साथ में हमने साइन को यूज किया है, तो ये किस टाइप का वैल्यू है? साइंड वैल्यू है। और बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है? साइंड ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 17, अभी आप कहेंगे कि इसके पास 4 डेटा टाइप है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? इंट, कि हम इसको कहेंगे कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है। वही सेम मैंने लिखा 17.8, तो पॉइंटिंग वैल्यूज के लिए भी हमारे पास दो डेटा टाइप होते हैं, फर्स्ट इज शॉर्ट एंड सेकंड इज डबल। तो दोनों में से बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होगा? इट विल बी डबल। अब इनका जो टाइप है इंटीजर और डबल, ये साइंड होंगे कि अनसाइंड होंगे? वो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? साइंड होते हैं। तो अगर हम लिखें साइंड इंट या हम लिख दें सिर्फ इंट, बाय डिफॉल्ट इंट ही होगा, बाय डिफॉल्ट साइंड ही होगा। तो साइंड लिख दें या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें अनसाइंड चाहिए तो हम लिखेंगे अनसाइंड इंट। तो हमें जो है जरूरी हो जाता है कि हम अनसाइंड जो कीवर्ड है उसको यूज करके हम इसको मेंशन करें कि दिस इज अनसाइंड इंट इज द डेटा टाइप। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट डेटा टाइप की। तो शॉर्ट डेटा टाइप को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्ट, या फिर आप साइन शॉर्ट लिख दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दीज ऑल लेटर्स आर स्मॉल, साइन शॉर्ट। दूसरा, हम शॉर्ट के साथ में इंट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं कि शॉर्ट इंट, ठीक है, या फिर हम इसको साइन शॉर्ट इंट लिख दें, साइन शॉर्ट इंट लिख दें। तो चारों हम लिख सकते हैं, ठीक है, चारों का एक ही मतलब है, तो हम इन्हें शॉर्ट ही यूज कर लेते हैं।
नाउ साइंड शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट दोनों में अलग अलग रेंज है। क्यों? क्योंकि साइंड में हम दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को जो है कवर कर रहे होते हैं। अनसाइंड में हम सिर्फ बिना जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको हम कवर नहीं कर रहे होते, तो नेगेटिव को माइनस करके उसमें हम ऐड कर देते हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें, सॉरी रेंज की बात करें, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो यहाँ आती है पॉजिटिव वैल्यूज और साइन की जो लास्ट रेंज है पॉजिटिव वैल्यूज की, दिस इज 32767। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ स्टोर होती है नेगेटिव वैल्यूज, और जब हम इसकी नेगेटिव की लास्ट रेंज पे आते हैं तो दिस इज -32768। इससे पहले कौन सा वैल्यू होगा? -32767। ठीक है, इधर से चलते हुए आ रहे हैं 67 68 और ये लास्ट रेंज है नेगेटिव की। तो साइन शॉर्ट के अंदर में हम कहाँ किस रेंज तक की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं? -32768 प्लस 32767। ओके, अगर हम रेंज से बाहर जाने की कोशिश करें तो अगर हम रेंज से बाहर जाए कि हमारे पास कोई शॉर्ट टाइप का हमने डेटा टाइप लिया और इसमें हम वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं 32767, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सिंटेक्स पे अभी मत जाना। 32767 रेंज के अंदर ही है, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने इसमें स्टोर करवाने की कोशिश की 32768 जो कि रेंज से बाहर चला गया, इस केस में क्या होगा? अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो ये क्या करता है, चीजों को खुद से हैंडल करने की कोशिश करता है। तो क्लॉकवाइज जा रहा था ये, इसका लास्ट रेंज ये था, एक स्टेप और आगे जाएगा तो यहाँ पे 32768 आना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू रखा हुआ है, तो ये इस वैल्यू को स्टोर करवा लेगा सी लैंग्वेज किस फॉर्म में? इस नेगेटिव फॉर्म में, जो कि इसके जगह पे लिखा हुआ है। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव होता तो क्लॉकवाइज हम चल रहे होते और 6 7 के बाद क्या आ रहा होता? 68 ही आ रहा होता। इससे आगे जाएंगे तो 69 आ रहा होगा। अगर हम स्टोर करवाते हैं 32769, इसको कैसे स्टोर करवाएगा? -32767 जो कि इसके जगह पे लिखा हुआ है। 67 68 69 यहाँ आ रहा होगा, तो इसको ऐसा नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवाएगा, तो ये नेगेटिव की रेंज में एंटर करता है। और वही सेम नेगेटिव से आगे जाने की कोशिश करें कि नेगेटिव की लास्ट रेंज है 32768, आगे आए -32769 हमें स्टोर करवाना है, तो इसको कैसे स्टोर करवाया जाएगा? 32767, तो इससे आगे जो है पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उसकी रेंज में ये चलता आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो बस वही है, नेगेटिव हमने स्टोर करवाया, रेंज से बाहर गए तो उसको एज ए पॉजिटिव स्टोर करवाया जाएगा, एज ए पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवाया जाएगा। ओके, तो सी लैंग्वेज चीजों को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करता है। नाउ यहाँ पे साइंड जो शॉर्ट है उसका साइज क्या था? 2 बाइट था, तो 2 बाइट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास साइज है। अनसाइंड की बात करें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सभी वैल्यू पॉजिटिव है, तो लास्ट रेंज आया हमारे पास 6553 का। ठीक है, और इससे ज्यादा रेंज अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम इंटीरियर टाइप, जिसका अगर 4 बाइट साइज है, या फिर लॉन्ग इंटीरियर टाइप उससे भी ज्यादा साइज अगर हमें चाहिए लेंथ। ओके, यहाँ पे जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज है 2 बाइट, तो 2 बाइट के अकॉर्डिंग यही सेम रेंज यहाँ पे भी रहेगा। अगर कहीं पे इसका साइज 4 बाइट है, जो कि यहाँ पे लॉन्ग इंट का साइज है, अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है तो ये इसका रेंज रहेगा -2147483648 टू 21478364 तो इसको हम याद भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमारे लिए इंटीजर डेटा टाइप इनफ होता है। मेनली हम पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं, जो इंटीजर टाइप वैल्यू है, बिना पॉइंट वाली वैल्यूज, उनको स्टोर करवाने के लिए मेनली हम इंटीजर डेटा टाइप ही यूज करते हैं। और फिर आ जाता है लॉन्ग इंट, जिसका साइज यहाँ पे 4 बाइट है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स, साइंड एंड अनसाइंड। तो कैरेक्टर में हमने अभी अभी टेबल देखा था और उसमें हमने देखा था 0 to 127 जो डेसिमल्स हैं उनको क्या अलोकेटेड है? कोई ना कोई कैरेक्टर। तो ये तो माइंड में आना ही नहीं चाहिए, कैरेक्टर में हम कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, यहाँ हमने रेंज डेसिमल में लिख दिया, तो वहीं पे हम, इसका मतलब होगा कि हम क्लास में फोकस नहीं है। तो हमने अभी भी देखा कि 0 to 127 जो डेसिमल्स हैं उनको कैरेक्टर्स अलोकेटेड हैं। तो यानी कि कैरेक्टर के अंदर में हम 0 to 127 की रेंज तक की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। पॉजिटिवली हम बात कर रहे हैं अभी 127, और नेगेटिव में -128 टू +127 की वैल्यूज हम स्टोर करवा सकते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इधर क्लॉकवाइज हम
हमारे पास है पॉजिटिव वैल्यूज, तो लास्ट रेंज है इसकी 127। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यहाँ है नेगेटिव वैल्यूज, लास्ट रेंज क्या है -128। और अगर सिर्फ साइन की सॉरी अनसाइन की बात करें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ आ जाएगा 255। तो अभी तक हमने सिर्फ 127 तक के ही जो डेसिमल नंबर्स हैं उन्हीं को कैरेक्टर्स अलोकेटेड किए हुए, बाकी जो बच्चे 255 तक वो एम्प्टी पड़े हुए हैं, यानी कि अभी तक हमने उनको कोई जो कैरेक्टर है वो अलोकेट किया नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर हमें कोई दूसरी लैंग्वेज एडोप्ट करनी हो, जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं, तो हिंदी के जितने भी लेटर्स हैं उन सबको भी हमें डेसिमल नंबर्स अलोकेट करने पड़ेंगे। तो उनके लिए वो स्पेस हमारे पास 127 से आगे वाला स्पेस अभी एम्प्टी पड़े हुए, वहाँ हम असाइन कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमें कोई दूसरी लैंग्वेज एडोप्ट करनी पड़ी उस केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल डेटा टाइप की। तो फ्लोट का साइज 4 बाइट, डबल का साइज 8 बाइट एंड लॉन्ग डबल का साइज 10 बाइट, और ये है इनकी रेंज। तो इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 3.4। ई का मतलब है 10 टू पावर -38 टू 3.4 इंटू 10 टू पावर +38। तो 10 की पावर अगर हम -38 करें या +38 करें तो हम सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा रेंज चली जाएगी। और अगर डबल के केस में 308 10 टू पावर करें या लॉन्ग डबल में 4932 10 टू पावर हम करें तो कितना ज़्यादा लेंथ हमारे पास चला जाएगा। ओके, तो हर एक डेटा टाइप के अलग अलग साइज है, अलग अलग रेंज है। नाउ हमने कंप्लीट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कवर कर लिया। अब हमारे पास दो डेटा टाइप बचे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप, जो कि हम इन अलग अलग टॉपिक्स को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम पे हम पढ़ेंगे। उस टाइम पे हम याद रखेंगे कि ये सभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि हम खुद बनाएंगे, एंड दीज ऑल आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके बना रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेटा टाइप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।